मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलता हूँ। आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल है यहाँ पे ऑडियंस के लिए। बट लेट्स सी अगर ये लैंग मतलब ऐसा अगर है कि पूरे इंग्लिश में ही बोलना बेटर है तो फिर वी कैन डू दैट आल्सो। मेरे ख्याल से हिंदी कोशिश करिए। ठीक है, तो हिंदी में ही फिर करते हैं। तो आज एक गेम खेलेंगे अपन जिसमें मतलब आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं तो गेम कैसे खेलेंगे, पड़ेगा नहीं गेम आगे। ठीक है, तो गेम के मैं पहले रूल समझाता हूँ। तो दो नंबर है हमारे पास। एक नंबर है ए, जिसको अभी के लिए 2 मान लेते हैं, और एक नंबर है एस, जिसको अभी के लिए हम 10 मान लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ मैं। और रूल्स क्या हैं गेम के। ठीक है, तो रूल्स बहुत सिंपल है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टोटल 0 से। फिर प्लेयर 1 जो है उसको एक नंबर बोलना है। ए से छोटा लेकिन 1 से बड़ा। तो बेसिकली इस केस में ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ जनरली, लेकिन क्योंकि ए 2 है हमारे लिए, ये जो सेट है या सेट की इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आपको सेट नहीं पता क्या होते हैं। बट बेसिकली प्लेयर 1 एक नंबर बोल सकता है, 1 या 2। ठीक है, फिर हम लोग टोटल में जो भी प्लेयर 1 बोलेगा उसमें टोटल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, टोटल इज इंक्रीज्ड बाय दैट अमाउंट। फिर सेकेंड स्टेप पे प्लेयर 2 को सेम चीज करनी है। प्लेयर 2 सेज अ नंबर। अगर आप लोगों ने गेम पहले देख रखा है तो मुझे बता देना, देन वी कैन डू समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, प्लेयर 2। सो इसमें भी फिर सेम हम लोग, हमारा टोटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट। और एक सेकेंड। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इवेंचुअली लाइक ये चीज रिपीट करते रहेंगे। और फाइनली विनर कौन होगा? विनर इज फर्स्ट प्लेयर पर्सन टू रीच टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10। मतलब कि ये गेम में टर्न्स ऑल्टरनेट होती रहेगी। प्लेयर 1 एक नंबर बोलेगा 1 और 2 के बीच में, फिर प्लेयर 2 एक नंबर बोलेगा 1 और 2 के बीच में, और वो टोटल में जुड़ता जाएगा। जैसे कि अगर मैं प्लेयर 1 हूँ और मैंने 1 बोला तो टोटल की वैल्यू इनिशियली 0 थी, फिर 1 हो गई। फिर अभिषेक ने मान लो 2 बोला तो टोटल की वैल्यू 1 + 2 अब 3 हो गई। और ऐसे ये गेम चलता रहेगा। जो पहला इंसान जो 10 के ऊपर पहुंच जाए, 10 या 10 के ऊपर, वो जीत जाएगा। तो अब हमें ये गेम खेलना है और इसमें ऑब्वियसली हम जीतना चाहते हैं। तो एक सपोज हम ट्रायल रन लेते हैं। लेट्स से हम लोग ट्रायल रन लेते हैं एक एग्जांपल। सो दिस इज आवर सॉर्ट ऑफ गेम 1 लेट्स से। तो एक डेमो मैं और अभिषेक खेल के दिखाते हैं। सपोज लेट्स से अभिषेक, डू यू वांट टू बी प्लेयर 1 और प्लेयर 2? लेट्स से प्लेयर 1। तो अभिषेक इज प्लेयर 1। ओके, सो सो प्लेयर 1 कुछ भी बोल सकता है अभी। तो मैं टोटल लिख देता हूँ जस्ट सो दैट आप लोगों को अच्छे से ये दिखे। सो लेट्स सी व्हाट इज द बेस्ट वे टू से इट। हाँ, ऐसे कर देते हैं। सो प्लेयर 1, सो से समथिंग। 1। प्लेयर 1 ने बोला 1, तो हमारा टोटल हो गया 1, क्योंकि इनिशियली तो 0 से स्टार्ट किया था हमने।
अब मैं प्लेयर 2 हूँ तो मैं सपोज कुछ भी मैं भी 1 बोल देता हूँ। तो अब हमारा टोटल हो गया 2। अब बोलो और बोलो। चलो 1 फिर से। तो प्लेयर 1 की टर्न है अब, और उन्होंने फिर से 1 बोल दिया, तो मेरे पास आ गया 3। मैंने 2 बोल दिया, तो अब हमारे पास आ गया 5 टोटल में। अब बोलो। 2। तो उन्होंने 2 बोला तो 7 आ गया। अब मैंने, मान लो मैंने 1 बोल दिया, तो 8 आ गया। वैसे तो बोलो मुझे जी। 2 बोलना चाहिए, मैं जीत जाऊंगा। हाँ, तो जीतो। हाँ चलो 2 जीत गया मैं। हाँ, तो जैसे ही 2 बोला अभिषेक ने, 10 हो गई टोटल, तो ही इज द विनर। प्लेयर 1 इज द विनर। तो ये ऐसे ये गेम चलता है। सो नाउ आई वांट यू, आप में से कोई ये गेम, या जितने कितने लोग हैं अभी ऑडियंस में? केवल नहीं, आई थिंक अब 5 हो गए। 1 2 3 4, हाँ 5 हो गए। तो सर कोई भी। यस। मैं एक्चुअली लाइक थोड़ा सा ट्रैफिक के कारण लेट हो गया था, तो मैं थोड़ा फॉलो नहीं किया। ओके, मैं आपको बताता हूँ क्या है गेम में। ये गेम हम खेल रहे हैं, इस गेम से हम एक मैथमेटिकल कंसेप्ट सीखेंगे। तो गेम क्या है? गेम ये है कि एक दो नंबर्स हमने सेट कर लिए हैं, A is 2 और S is 10। ये नंबर्स बाद में चेंज होंगे, अभी के लिए 2 और 10 है। टोटल 0 है स्टार्टिंग ऑफ द गेम में। फिर प्लेयर 1 एक नंबर बोलेगा बिटवीन 1 एंड 2, हम्म। और टोटल उस अमाउंट से बढ़ जाएगा। टोटल इनिशियली 0 था, अगर प्लेयर 1 1 बोलेगा तो टोटल 1 हो जाएगा, 2 बोलेगा तो टोटल 2 हो जाएगा। फिर हाँ हाँ। प्लेयर 2 एक नंबर बोलेगा 1 और A के बीच में, और वो टोटल उस अमाउंट से फिर बढ़ जाएगा, और ये रिपीट होता रहेगा। और जो इंसान पहले बार 10 या 10 से ज्यादा का टोटल ले आएगा, वो जीत जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी ये गेम खेला, इसमें प्लेयर 1 ने 1 बोला तो टोटल 1 हो गया, फिर मैंने 1, प्लेयर 2 ने 1 बोला तो टोटल 2 हो गया। और आप मतलब यू कैन सी कि ये कैलकुलेशन सब होते जा रहे हैं, और एंड में प्लेयर 1 पहला था जिसको 10 या 10 से ज्यादा का टोटल मिला, तो वो जीत गया। तो हाँ अब राइट। ठीक है, तो ये गेम है, इस गेम में ऑब्वियसली आप जीतना चाहते हो, तो कोई दो लोग वॉलेंटियर करें और एक बार ये गेम वो लोग भी खेलें। हमको तो नंबर नंबर 1 और 2 के बीच में ही चूज करना है, राइट? हाँ, आप हर बार में आपको नंबर 1 1 बोल सकते हो या 2, दो ही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो somebody, कोई वॉलेंटियर करिए खेलने के लिए। मैं ready हूँ। सर मैं। हाँ, तो एक जन प्लेयर 1 बन जाओ, एक जन प्लेयर 2। श्लोक, आर यू प्लेइंग? हाँ या मैं खेल रहा हूँ। हाँ, तो प्लेयर 1 बनना है आपको कि प्लेयर 2 बनना है? कुछ भी चलेगा मुझे तो। हाँ, तो लेट्स से आप प्लेयर 1 बन जाते हैं, तो प्लेयर 2 कहाँ है? प्लेयर 2 के लिए कोई वॉलंटियर है? सर मैं मैं कर दूंगा। आयुष्मान। चलो ठीक है, आयुष्मान ओके, कर दिया। ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। श्लोक, प्लेयर 1, प्लीज से अ नंबर। 2। 2, सो टोटल 2 हो गया। अब आयुष्मान, सर योर टर्न। सर 1। सो 3 हो गया टोटल। फिर श्लोक, 2। 2 तो 5 हो गया। आयुष्मान, सर 1। तो 6 हो गया। एक सेकेंड ना। 1। 7, नाउ आयुष्मान। सर 1। तो 1 बोला तो 8। अब श्लोक। 2। 2। तो श्लोक विंस, क्योंकि 10 आ गया। तो सबको ये गेम तो समझ में आ गया कि कैसे खेलते हैं, राइट? यू गाइस हैव अंडरस्टूड कि ये गेम कैसे खेलते हैं। अब हाँ क्वेश्चन ये है कि मतलब इफ somebody else wants another turn let me know, बट मुझे लग रहा है कि सबको समझ में तो आ गया है कि कैसे ये गेम आगे बढ़ता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस गेम में विनिंग स्ट्रेटजी क्या है? कैसे हम इंश्योर करें
कि हम लोग जीते हर बार। और विनिंग प्लेयर कौन सा है? क्या प्लेयर 1 अगर सब लोग एकदम तगड़ी तरीके से खेलें तो क्या प्लेयर 1 जीतेगा कि प्लेयर 2 जीतेगा, अगर बेस्ट प्ले हो? ठीक है, ये सवाल इतने प्रिसाइसली मैंने नहीं बताए हैं, बट आपको समझ में तो आ ही रहा होगा मैं क्या पूछ रहा हूँ। कि अगर हाँ आपको चुनने का मौका मिला जाए तो आप प्लेयर 1 बनना चाहेंगे कि प्लेयर 2, और फिर आप क्या करेंगे जीतने के लिए, ये है सवाल। जो दो डेटा हमने देखे तो प्लेयर 1 ही बनना चाहेंगे, बट वो क्यों जीत रहा है उसका रीजन सोच रहा हूँ। हाँ, तो ये ऐसा मतलब हमने थोड़े एक्सपेरिमेंट किए, उससे लगता है हमें कि प्लेयर 2 को, सॉरी प्लेयर 1 जीत रहा है। तो क्या गेम को हम ऐसे मैन्यूवर करें कि हमारी टर्न 8 या 9 पे आए। एग्जैक्टली सो लेट मी राइट दिस आइडिया। तो एक आइडिया यहाँ पे बोला जा रहा है जो कि एक जनरल मैथमेटिकल फिलॉसफी भी है, कि आप अपने प्रॉब्लम को इस स्टेज पे ले आए कि वो तो आसान हो जाए वहां से सॉल्व करना, राइट? सो ये एक बहुत जनरल मैं रूल लिख देता हूँ। ये मैं कोई प्रिसाइसली नहीं बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट ए मतलब मेटा फिलोसॉफी बोल लो इसको, या एक सोचने का तरीका। तो जैसे कि एक सिंप्लीफिकेशन अभी सजेस्ट हो रहा है, आई डोंट नो किसने किया, बट इट्स अ गुड सजेशन कि विच एवर प्लेयर गेट्स टू मतलब 8 और 9 loses बिकॉज जो भी ऑपोजिट प्लेयर है वो जीत जाएगा। अगर मैंने 8 बोला तो आप 10 बोल दोगे, मैंने 9 बोला तो भी आप 10 बोल दोगे। हाँ ठीक है, तो ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गया है। तो ओके, इसका मतलब हम क्या अगर हम इमेजिन करें हमारी गेम टेबल जो हम बना रहे थे ऊपर, कि गेम स्टार्ट हुआ कोई भी प्लेयर 1 से इनफैक्ट, और उन्होंने कुछ भी बोला होगा, तो स्लोली ये गेम आगे बढ़ा और जो भी प्लेयर ने पहली बार 8 या 9 बोल दिया वो हार जाएगा, बिकॉज जो नेक्स्ट प्लेयर है वो 10 बोल के जीत जाएगा, राइट? तो अब हम क्या करें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अगर हमें पता है कि जो भी प्लेयर पहले 8 या 9 बोल देता है वो हार जाता है। दोबारा पीछे लेके जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तो दोबारा पीछे लेके जाएं, अगर एक और सेल अगर हम पीछे जाएं तो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? कुछ भी करेंगे तो अगर 8 9 तो आना ही है, क्योंकि 7 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा तो भी। -1 या -2। तो अगर आप प्लेयर कोई भी थे, अगर आप जो भी प्लेयर हैं, आप चाहते हैं आपका ओपोनेंट 8 बोले या 9 बोले, दैट इज आवर कंक्लूजन। तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे? हाउ विल यू अरेंज दैट योर ओपोनेंट, आपके ओपोनेंट को 8 या 9 बोलना ही पड़े? ये आप कैसे इंश्योर करेंगे? तो या तो मुझे टोटल 6 लाना पड़ेगा या 7 लाना पड़ेगा। सो अगर आप टोटल 6 ले आते हैं तो आपका ओपोनेंट 7 बोल सकता है, अच्छा हाँ करेक्ट। फिर आप फंस सकते हैं। हाँ तो फिर 7 ही ऑप्शन बचाएगा। हाँ, तो अब हमारे पास 7 ही ऑप्शन बचा। तो एक तरीके से अब हम 7 बोलना चाह रहे हैं। सो हमारा कंक्लूजन ये है, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ लेना। तो कंक्लूजन ये है कि हम जो भी प्लेयर हैं, प्लेयर 1 या प्लेयर 2, वो भी हमें अभी डिसाइड करना है कि हम स्टार्ट कैसे करें और खेले कैसे। लेकिन हम लोगों को 7 पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन किया, और इसका रीजन भी हमने दिया अच्छे से। इसका रीजन ये है कि फिर ओपोनेंट जो है, जो भी हमारे सामने है, वो फोर्स हो जाता है 8 और 9 बोलने के लिए, और दिस मीन्स हम लोग जीत जाएंगे। तो ये हमारी रीजनिंग है अभी तक। ठीक है, तो अब क्या करें? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग?
ये प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम स्टार्ट किससे करी थी कि हमें 10 पहुंचना है, 10 या 10 पर लेट्स से कि हमारी प्रॉब्लम थी कि 10 पहुंचना है, राइट? दैट वाज द गेम कि अगर जो जन पहले 10 पहुंच जाए वो जीत जाएगा। अब ये एक नया टास्क आपके सामने आ गया है कि आपको 7 पहुंचना है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लिखना चाहिए कि जो गेम हम पहले खेल रहे थे उससे अब एक सिंपलर गेम हमने क्रिएट कर दिया। पहले हम एक गेम खेले थे जिसमें 10 तक पहुंचना था और थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमने जो भी लॉजिकल कंक्लूजन से ये निकाला कि अब 7 पहुंच जाओ, जो बड़ा गेम है 10 वाला गेम, वो तो हम जीत ही जाएंगे। बट सर, हम्म, बट इस प्रोसेस को हम और बैकवर्ड्स भी ले जा सकते हैं ना, कि अगर हमको 7 चाहिए तो हमारे अपोनेंट को 6 या 5 होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप बोलिए फिर नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होगा? कि जो देख, हमारे, सॉरी, इसी प्रोसेस को अगर आप पीछे खींचेंगे तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए? हमको 4 पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। गुड। सो क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है कि यहाँ पे अगर हम 4 पहुंच जाएंगे तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा? अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर रोक के पूछिए, बिकॉज ये चीज ही सीखना है। इसी इसी से इंडक्शन का काफी सारा फिलॉसफी आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहे हैं लोग। तो आई डोंट नो अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, कि सबको समझ में आ रहा है? सर समझ आ आ गया। समझ में आया, ओके, ग्रेट। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? बिकॉज 10 छोटा नंबर है तो अब हम ये कंक्लूजन पूरे एंड तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? इसी चीज को अगर हम रिपीट करें तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? अभी हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हम 4 बोलते हैं तो हम जीत जाएंगे। अगर हम लोग 4 बोलते हैं तो हम जीत जाएंगे। तो फिर 4 बोलने के लिए तो हम चाहते हैं कि हमारा अपोनेंट या तो 2 बोले या 3 बोले, और उसके लिए हमको 1 बोलना चाहिए। बिल्कुल, तो हमें 1 बोलना चाहिए। अगर हम 1 बोल पाते हैं तो हम जीत जाते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजनिंग वी सॉ कि अगर हम 1 बोलेंगे तो फिर हम 4 भी बोल पाएंगे, और अगर हम 4 बोल पाएंगे तो हम 7 बोल पाएंगे, और फिर 7 बोल पाएंगे तो हम 10 बोल पाएंगे। तो अब हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है? हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है? हु इज द विनिंग प्लेयर और विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है? कि मैं 1 बोलूं तो और मेरा विनिंग प्लेयर कौन होगा गेम में? अ, जो 1 प्लेयर बोलूं, 1 इज विनिंग कि प्लेयर 2 इज विनिंग? आप क्या बनना चाहेंगे? प्लेयर 1 बनना चाहेंगे कि प्लेयर 2? आई थिंक दैट डजंट मैटर। नहीं, अभी तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना कि अगर हम 1 बोल पाए तो हम जीत जाएंगे, ये हमारा कंक्लूजन था। तो आपको अगर चुनने का मौका दिया जाए कि आप प्लेयर 1 बनना चाहते हैं कि प्लेयर 2 बनना चाहते हैं गेम में, तो आप कौन सा प्लेयर बनना चाहेंगे? 1 ही बनना चाहिए। और क्या रीजन क्या है अगर अगर आप बोल रहे हैं प्लेयर 1 तो? क्योंकि फिर मैं 1 बोल पाऊंगा, और फिर मैं जैसे चाहता हूँ, जैसे मैंने मतलब अब मैंने जितना सोचा है कि ऐसे ऐसे स्टेप्स से मैं जीत जाऊंगा, तो वो फुलफिल हो पाएंगे।
बिल्कुल, तो यही है, हमको वन बोलना है। अगर हम प्लेयर टू बन जाएंगे तो हमारा ओपोनेंट वन बोल देगा, क्योंकि हमारा ओपोनेंट भी दिमाग लगा रहा है। तो हम वन प्लेयर वन बन जाएं तो फिर हम वन बोल देंगे, और विनिंग स्ट्रैटेजी भी हमारी क्लियर है। विनिंग स्ट्रैटेजी हमारी हमने अभी जगह की, पहले हम वन बोलेंगे फर्स्ट टर्न पे। फिर जब प्लेयर वन हम बन चुके हैं तो पहले टर्न पे हम वन बोलेंगे, और वो जैसे मैं टेबल बना रहा था तो ये टोटल है। फिर प्लेयर टू कुछ भी बोले हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम फिर से यहाँ पे फोर बोलेंगे, क्योंकि प्लेयर टू यहाँ पे टू बोलेगा या थ्री टोटल को बढ़ा सकता है, तो हम फोर हमेशा ही बोल सकते हैं। और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे प्लेयर टू फाइव बोल सकता है या सिक्स बोल सकता है, यहाँ पे हम सेवन बोलेंगे, और यहाँ पे प्लेयर टू एट या नाइन बोलेगा, और प्लेयर वन यहाँ पे 10 बोल के जीत जाएगा। तो ये अब आपको समझ में आया ये क्या हमने रीजनिंग दी है। मतलब ये गेम का जो आउटकम है वो काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड है। हाँ, ये गेम का आउटकम प्रिडिक्टेड है, यानी कि प्लेयर टू कर तो कुछ भी सकता है, वो टोटल को टू भी बोल सकता है, टू भी बना सकता है, थ्री भी बना सकता है। यहाँ पे उसके पास चॉइस है, लेकिन वो चॉइस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेयर वन हमेशा अप्रोप्रिएटली वो नंबर्स बोल रहा है जिससे कि उसकी जीत एंश्योर हो गई है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे टिक टैक टू में फोक कर देते हैं, हम दो ऑप्शन बना लेते हैं अपने लिए। हाँ, ये कुछ तरीके से वैसा ही है, और हर हर गेम वैसा ही होता है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग जितने गेम्स आप देखेंगे वो ऐसे ही होंगे। लेकिन टिक टैक टू में इतना इतना आसान नहीं है पता लगाना कि वो गेम परफेक्ट प्ले से ड्रॉ होगा। उसमें थोड़ा सा एड हॉक रीजनिंग करनी पड़ती है, यानी कि आपको काफी केस बना बना के देखने पड़ते हैं कि अच्छा ये लाइन भी पूरी नहीं होगी, वो लाइन भी पूरी नहीं होगी। स्पेशली टिक टैक टू अगर बड़े बोर्ड पे खेलो तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ, टिक टैक लेकिन तो वो जो, हाँ सर। हाँ, अभी सो टिक टैक टो में ये बात सही है कि उसमें भी दो प्लेयर होते हैं, और वो लोग ऑल्टरनेट टर्न्स ले लेके एक्स और ओ लगाते रहते हैं, और ड्रॉ होगा। अगर आप परफेक्टली खेलेंगे वो गेम तो हमेशा ड्रॉ पे एंड होगा, क्योंकि किसी को भी तीन की लड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं टिक टैक टो एक लंबे बोर्ड पे खेलूं तो बहुत कुछ हो सकता है। खैर, ये वाले गेम जो हमने ये गेम खेला, इसका लॉजिक आप लोगों को समझ में आया। अभी हम इंडक्शन उसको लाएंगे धीरे धीरे, इंडक्टिवली हम कैसे सोचते हैं। लेकिन ये वाला गेम जो जो कि गेम a इक्वल टू 2 और s इक्वल टू 10 वाला गेम था, तो इसमें हमारे पास दो पैरामीटर थे, अगर आपको याद हो। ये एक है कि आपको नंबर्स कौन से मतलब नंबर्स आप बोलना, कौन से नंबर्स आपको बोलना अलाउड है, तो वन या टू अलाउड था। हर टर्न पे आप एक में से दो ही नंबर बोल सकते थे, दो में से एक ही नंबर बोल सकते थे। और टोटल आपके पास जो टारगेट टोटल था, जिसको कि हम एस से डिनोट कर रहे थे, वो हमारा 10 था। तो ये हमारा गेम था, राइट। तो किसी को अब कंफ्यूजन है कि इसमें हमने ये कंक्लूजन कैसे निकाला? आई होप ये चीज क्लियर है कि कंक्लूजन इसका ये है कि विनिंग प्लेयर प्लेयर वन था, और विनिंग स्ट्रेटेजी भी आपको समझा दी गई है कि ये ऐसे चलता है। हाँ, ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और आप इस पे थोड़ा एक दो पांच मिनट सोचिए कि सपोज मैं एस को 12 रख देता हूँ। सो हमारा सॉरी ए अभी भी 2 है, और हमारा टारगेट टोटल एस अब 12 हो गया। तो इस केस में क्वेश्चन ये है कि विनिंग प्लेयर कौन है, और वो पता लगाने के लिए आपको विनिंग स्ट्रैटेजी भी पता लगानी ही पड़ेगी। तो
ये आप अपने एंड पे सोचिए, मतलब आई होप आपके पास पेन पेपर या कोई तरीका है जिस पे आप लिख के देख सकते हैं। मे बी वी कैन टेक 3-4 minutes और सो। करना कुछ भी नहीं, जो लॉजिक ऊपर लगाया वही लॉजिक फिर से लगाना है। इसमें भी 1 और 2 ही ऑल्टरनेट कर रहे हैं ना? हाँ, गेम सेम है एग्जैक्टली, ऊपर जो गेम था वही गेम है, बस इसमें टारगेट सम 12 हो गया 10 की जगह। तो मैं यहाँ पे वैसे शुड आई स्टार्ट बताऊं? एक सेकंड, आई विल थिंक वी शुड लेट्स वेट फॉर 1 minute। 1 मिनट बाद हम आज चर्चा करते हैं। हाँ सर। सिद्धार्थ आप अनम्यूट कर लीजिए। यस। सर मेरे अकॉर्डिंग प्लेयर 2 जीतना चाहिए। ओके, सो वन सजेशन इज प्लेयर 2। एनीबॉडी एल्स? सी, सबका यही आंसर है कि somebody thinks player 1। और आपका कुछ और आंसर है तो आपको खेलना पड़ जाएगा। सबका यही है आंसर, प्लेयर 2। आई गेस सो। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो यू नीड मोर टाइम, तो फिर बोलिए, वी कैन वेट फॉर 1 minute। आई थिंक ये वैसे ही हो जाएगा जैसे फर्स्ट केस में था।
फर्स्ट केस में जैसे प्लेयर 1 था, तो फिर 10 तक तो हमने फिगर आउट कर ही लिया है, तो हम नेक्स्ट केस उसकी नेक्स्ट टर्न लगा देते हैं, हो गया। हाँ, तो क्या रीजन बता रहे हैं आप? फिर से। जो अभी हमने फर्स्ट केस लिया था एस इज इक्वल टू 10 हम्म वाला, हम्म तो उसका जो भी आउटकम होता है हम उस पे एक प्लस टर्न ऑल्टरनेट कर दें, हमें मिल गया नेक्स्ट नहीं नहीं, क्या टर्न ऑल्टरनेट कर देगा, क्या मतलब है? टर्न। ऑल्टरनेट हमने मतलब नेक्स्ट टर्न ले ली, जैसे हमने फर्स्ट केस में तो निकाल लिया प्लेयर 1 है। हमने ये निकाला कि प्लेयर 1 हमेशा 10 बोल सकता है। ही कैन फोर्स, प्लेयर 1 चाहे अगर तो वो ऐसे खेल सकता है कि वो 10 बोल दे। अच्छा। हमने ये निकाला ना कि प्लेयर 1 जीत सकता है 10 वाला गेम। हम्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्लेयर 1 अगर चाहे तो वो ऐसे खेल सकता है कि वो 10 पे पहले पहुंच जाए, यानी कि वो ही 10 पे पहुंचे। अगर वो 10 पे पहुंचा तो वो हार जाएगा, क्योंकि प्लेयर 2 1 12 बोल देगा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि प्लेयर 1 को 10 पे पहुंचना, मतलब उस पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको 10 पे पहुंचना है। यू आर राइट, जस्ट दोबारा सोच। हाँ, तो अभी हमारा ये गैस है प्लेयर 2। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर 11 के लिए हम ये कभी नहीं बता पाएंगे ना? नहीं, वो भी हम देखेंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे हम 11 के लिए ये? मतलब मैंने जो 11 के लिए एक बार स्ट्रेटजी मैंने सोची और मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए। अगर फाइनल पर्सन को 11 बोलना है और ए 1 और 2 ही है, तो फिर उसके पहले वाले पर्सन को 9 और 10, 9 या 10 ही बोलना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ, मतलब अगर 9 और 10 ही अ, वो बोले तो उसके लिए मेरे को 8 बोलना पड़ेगा। और ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 8 बोलूँ, तो मेरे पहले हम्म वाला पर्सन जो है वो 6, और मैं चाहता हूँ मतलब उसे 6 और 7 ही बोलना चाहिए। और अगर हम्म उसे 6 और 7 ही बोलना चाहिए तो फिर मेरे को 5 ही बोलना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मैं 5 बोलूँ तो वो 4 और 3, मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे 5 बोलना है तो मैं चाहता हूँ कि वो 4 या मतलब 3 या 4 ही बोले। और हम्म अगर मैं चाहता हूँ कि वो 3 और 4 ही बोले तो मुझे 2 बोलना पड़ेगा। हाँ बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 बोलूँ, तो क्योंकि ए मेरा 1 और 2 ही है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा पहला वाला पर्सन 1 ही बोले। बट वो मेरे हाथ में तो है नहीं। नहीं, तो आपको इससे सवाल क्या है? आपसे सवाल ये है कि अगर ये गेम खेलना है हमको, तो हमारा सवाल ये है कि विनिंग प्लेयर कौन होगा इसमें। इसका मतलब है कि अगर आपको मैं चॉइस देता हूँ कि आप प्लेयर 1 भी हो सकते हैं या प्लेयर 2 हो सकते हैं, तो आप कौन सा प्लेयर बनना चाहेंगे और कैसे खेलेंगे, ये सवाल है। तो आपने जो रीजनिंग दी वो बिल्कुल सही है कि जो भी प्लेयर जीतने का दावा कर रहा है उसको 11 बोलना है। या अगर आपको नहीं पता आप कौन से प्लेयर बनना चाहेंगे, बट आपका एम है 11 बोलना, इसका मतलब है कि आपको 8 बोलना है। क्योंकि अगर आप 8 बोलते हैं तो आप 11 बोल पाएंगे। इसका मतलब है आपको 5 बोलना है, उसका मतलब है आपको 2 बोलना है। तो अब आप कौन सा प्लेयर बनना चाहेंगे अगर आपको 2 अच्छा, बोलना है? हाँ सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, हमारे हाथ में तो 1 और 2 दोनों है ना। तो हाँ, मैं प्लेयर हाँ 1 बनना चाहूंगा।
तो आप प्लेयर 1 बनना चाहेंगे और आपकी विनिंग स्ट्रेटेजी ये टेबल में लिखी हुई है। हाँ तो अब इसका आंसर, आई थिंक वी हैव स्पेंट इनफ टाइम, तो इसका आंसर somebody wants to tell, somebody other than श्लोक, कि क्या ये सही है? क्योंकि 2 केस में तो प्लेयर 1 ही जीत रहा था। सर हम्म, हमने जो मतलब स्टार्टिंग में एक बार गेम खेली थी, एक बार आप वो दिखा सकते हो क्या? जो गेम्स हमने खेले ये रह गए। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ। नोट्स तो शेयर हो जाएंगे शायद। हाँ, नोट्स में शेयर कर दूंगा। ये गेम आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, और अगर उनको नहीं पता है तो वो शायद बहुत समय तक आपको जीतने देंगे, जब तक कि उनको पता ना चले। बट इसका आंसर अब somebody please say, is this player 2? सेम लॉजिक ही लगाना है जैसा कि हमने अभी तक लगाया है। अगर हम जीतना चाहते हैं और हमें 12 बोलना है, तो इसका क्या बात है? इसको पूरा लास्ट स्टेप तक लेके गए, 12 से लेके 10 और 11, 8 और 9, 6 और 7, 4 और 5। हाँ, तो आप पीछे करते जाइए जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचते। और एंड में आप पहुंच गए, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकल रहा है? उसके बाद मैं शायद प्लेयर 2 होना प्रेफर करूंगा। हाँ, और क्या रीजन क्या है? अगर आप बोल रहे प्लेयर 2, तो आपका क्या रीजनिंग है वो बताइए। 12, आपको 12 बोलना है, तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा? से प्लेयर 2 के पास चॉइस होगी, या तो वो 2 और 3 बोल दे। तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो बिगिनिंग में 12 बोलना था, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला था उससे? मतलब सॉरी, एंड में 12 बोलना है, तो उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला था? एंड में 12 बोलना है, तो फिर मैं दोबारा पीछे गया, जहां से स्टार्ट होता है। हाँ, तो फिर प्लेयर 1 1 या 2 बोल देगा। नहीं, अभी हम लोग ये नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। अभी हम लोग बस ये लॉजिकल जो स्टेप्स हमने ऊपर लिए थे वो फिर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे 12 बोलना है, तो इसके लिए मुझे पहले क्या बोलना पड़ेगा 12 बोलने के लिए? 10 या 11 ओपोनेंट को बुलवाना होगा, तो मेरे को 8 या 9 हाँ, बोलना होगा। नहीं, आप 8 नहीं बोल सकते हैं। अ, आप 8 नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको 10 और 11 बुलवाना है ओपोनेंट को, तो अगर आप 8 बोलेंगे तो आपका ओपोनेंट तो 9 भी बोल सकता है। राइट। 10 और 11 कैसे हुआ फिर? राइट, तो 9 बोलेगा तो आपका। मेरे को 9 बोलना है, राइट। अब बताइए, पीछे जाइए। तो इससे पहले क्या हो गया? 7 और 8। 7 और 8, और क्या आएगा वहां पे? 7 और 8, और यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब आपको 6 बोलना है। अब -1 -2, 4 या 5, हम्म तो 3 हो गया। और फिर 2 या 1। हाँ, तो आप चाहते हैं आपका ओपोनेंट 2 या 1 बोले, तो आप क्या बोलेंगे? तो 1 बोलना होगा मेरे को। नहीं, तो आप, एक्चुअली कुछ नहीं होगा इधर, हाँ, रुक तो जाएगा जो, इधर। हाँ, क्या मतलब, तो इसका क्या कंक्लूजन हुआ? ये हमने बनाई टेबल, अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इससे हम क्या कंक्लूड करें? हाँ, सोच। हाँ, सोचिए। ये टेबल तो हमने बना दी कि हाँ, हमें 12 अगर बोलना है तो हमें 9 बोलना है,
और अगर 9 बोलना है तो 6 बोलना है, 6 बोलना है तो 3 बोलना है। हमें 3 बोलना है तो हम क्या 0 बोलें, पर 0 तो बोलना अलाउड नहीं है। चलो गैस कर ले तो 1 ही बोल देते हैं। नहीं तो आप पहले तो ये सवाल हमें आंसर करना है कि हम प्लेयर 1 बनना चाहते हैं कि प्लेयर 2। और ये सब आप गैस वैस मत करिए, जो लॉजिकली हो रहा है वो देखिए ना, ऐसे ठीक है। तुक्के नहीं लगाने हैं। जो हमारे लॉजिक से आंसर आ रहा है उस पे उसको हमें अच्छे से समझना है और सोचना है। आप अगर 1 बोल देंगे, अगर आप 1 बोल देंगे तो फिर आपका ओपोनेंट 3 बोल देगा, तो गेम तो उल्टा पड़ जाएगा आपको। सवाल ये पूछ रहा है कि आप प्लेयर 1 बनना चाहते हैं कि प्लेयर 2। अब क्या, तो आपके पास ये टेबल आपके सामने है, तो अब आप कौन सा प्लेयर बनना चाहेंगे? प्लेयर 2 ही बनूंगा मैं शायद। तो शायद क्यों है यहाँ पे? शायद की गुंजाइश कहाँ से आ रही है अब? पता नहीं, डर लग रहा है। हाँ, तो वो डर को थोड़ा सोचिए, डर क्यों लग रहा है आपको? क्या लग रहा है प्लेयर 2 बन के क्या खराब हो सकता है? अगर आप प्लेयर 2 बनते हैं तो प्लेयर 1 क्या कर लेगा? पहली टर्न उसकी है, वो क्या बोल सकता है? वो 1 या 2 ही बोलेगा। हाँ, फिर आप क्या करेंगे? तो फिर मैं 3 पे लाऊंगा उसको। आप 3 पे, हाँ आप 3 पे ले आएंगे टोटल। एक बार आपने 3 पे टोटल ले आई, उसके बाद कोई शक ही नहीं है। आप प्लेयर 1 को आप ये टेबल दिखा दो कि भाई मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि आपके जो भी ऑप्शंस आपके पास है वो सब कवर कर लिए मैंने। आपने 3 बोला तो प्लेयर 1 अब 4 या 5 बोल सकता है, मैं क्योंकि और 6 कोई पे ऑप्शन लाऊंगा नहीं बात। है। ठीक फिर है। आप 6 पे ले आएंगे, फिर 7 8 होगा, आप 9 पे ले आएंगे। तो इसमें प्लेयर 2 बनना इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर आप प्लेयर 1 बन गए इसमें तो आप फंस जाएंगे। आपको 1 और 2 बोलना पड़ेगा और प्लेयर 2 3 बोल देगा। तो इस केस में हमारे को प्लेयर 2 बनना ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है। अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, एस कोई भी एन हो जाए। हाँ, तो यही सवाल अब आपके लिए है, और इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने जो लॉजिक यूज किए ऊपर 3 केस एनालाइज करने में, अगर उसको ही हम अच्छे से एनालाइज करें तो हम सारा जो भी एस की वैल्यू उसके लिए तुरंत निकाल पाएंगे कि कौन जीत रहा है और कैसे जीत रहा है। तो पहली बात, किसी को अभी कुछ कंफ्यूजन है कि हमने ये कैसे कंक्लूड कर लिया? क्योंकि ऐसे अगर हम सोचने जाए ना तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। अगर आपको मैं मेरे को बोलता कि अच्छा 12 के लिए विनिंग स्ट्रेटेजी निकालो, तो आप बाल नोच लेते, बिकॉज प्लेयर 1 और 2 के पास इतने सारे ऑप्शन है कि मैं 1 भी बोल सकता हूँ, 2 भी बोल सकता हूँ, उसके बाद आप फिर से उसमें 1 जोड़ सकते हैं, 2 जोड़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर आप एनालाइज करने जाएं। लेकिन हमने क्योंकि ये लॉजिकली पीछे से सोचना चालू किया, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया। अगर आप गेम को सीधा सोचते कि मैं 1 बोलूं या 2 बोलूं, अच्छा अगर मैं 1 बोलता हूं तो मेरा ओपोनेंट 2 बोल सकता है या 3, मतलब टोटल को 2 बना सकता है या 3 बना सकता है। फिर मैं उस टोटल को, अगर उसने 2 बनाया तो मैं 3 और 4 बना सकता हूँ, उसने 3 बनाया तो मैं 4 और 5 बना सकता हूँ। तो आपको दिख ही रहा है कि ऐसे अगर हम एनालाइज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है हमारे हाथ में जिसको हमें सोचना पड़ेगा। मेरे को पर शायद हमने कुछ कि हाँ, हाँ बोलिए। तो कुछ एपीसी बन रही है। जैसे 10 वाला केस था, तो हमारे हमारे डिजायरेबल मूव से 147, नेक्स्ट में 258, उसके नेक्स्ट में 369, फिर हाँ, रिपीट होता रहेगा। तो वो आपके लिए सवाल है, बट एक सेकंड, मैं जो बोल रहा था मैं वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये सारे इतना केओटिक एनालिसिस जो हो रहा था, अगर ये गेम आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे होते तो ये सबसे नेचुरल चीज यही है ना कि आप शुरू से, मतलब आप लोग यही सोचते कि अच्छा मैं ये बोलूंगा तो ये होगा, वो बोलूंगा तो वो होगा, और लेकिन वैसे आप करेंगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मान लीजिए एस 100 हो जाता 12 की जगह, या 11 10 11 12 की जगह 100 हो जाता, तो कभी एंड ही नहीं होता एनालिसिस। लेकिन अगर आप उल्टा सोचने लगते हैं तो ये चीज काफी सरल हो जाती है।
और अब अगर सबको समझ में आ गया कि हमने 10, 11, 12 के लिए क्या किया है, तो अब मैं एक फाइनल सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम एक जनरल कंक्लूजन ही निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम इंडक्शन के थोड़े से एलिमेंट्स देखेंगे कि A इक्वल टू 2 है और S इक्वल टू मान लीजिए अब आपको एक्चुअली ये सवाल का जवाब जल्दी दे देना चाहिए। S इक्वल टू 15 है। सर हम्म, अभी तक हमारा कंक्लूजन यही आया है right, कि हमको अगर S11 है तो हमको प्लेयर 1 बनना चाहिए, 10 है तो प्लेयर 1 बनना चाहिए, और 12 है तो प्लेयर 2 बनना चाहिए, राइट? राइट, तो मैं एक बार लिख देता हूँ अभी तक हमारा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि अगर हमारा सम 10 है तो विनिंग प्लेयर प्लेयर 1 है, और अगर हमारा सम 11 है तो विनिंग प्लेयर प्लेयर 1 है, और हमारा सम अगर 12 है तो विनिंग प्लेयर प्लेयर 2 है। अब हमारा क्वेश्चन है कि 15 के लिए क्या होगा। प्लेयर 1। 15 के लिए आप बोल रहे हैं प्लेयर 1 होगा। यस। ओके, किसी और का कोई और मतलब सजेशन? प्लेयर 2। एक हाँ, गुलशन ने शायद प्लेयर 2 बोला है। सो सर दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है? लोग ने भी प्लेयर 2 बोला है, आप लोग चाहो तो खेल लो दूसरे के साथ। नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला 15 के लिए। किसी ने तो प्लेयर 2 बोला, गुलशन चार्ट पे लिखा है। चलो ठीक है, मे बी। एक्चुअली नहीं, प्लेयर 2 है, मेरी तरफ से मिस्टेक थी। ओके, सो अब 2 प्लेयर 2 आ चुके हैं। एक श्लोक अभी वेट कर रहे हैं। तो क्या अब हमें सवाल ये भी है कि क्या हमें जो पुराना हमने अभी इतना सारा कैलकुलेशन किया, क्या वो फिर से करना पड़ेगा सारा? एक सेकंड। हाँ, मेरे हिसाब से प्लेयर 2 ही है। चलो, सबके हिसाब से प्लेयर 2 है। ओके, तो ये प्लेयर 2 हो गया। बट अब आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया प्लेयर 2? एनीबॉडी, वही किसी ने? हाँ हाँ, बताइए। मैंने तो वही लॉन्ग प्रोसेस किया जो अभी तक करते आ रहे मैंने थे। भी जो वही करा। ऊपर हमने हाँ, नहीं, मैंने भी वही करा है। कंटिन्यू। तो और गुलशन आपने कुछ अलग किया? सर 3 से डिवाइड करा, फिर रिमाइंडर 0 है, उसको मैंने उस सेट में लाने के लिए A1 से A के लिए 3 ऐड कर दिया वापस। तो मुझे 3 चाहिए होगा। हम्म, 3 बनाना पड़ेगा, वो तभी बन पाएगा जब प्लेयर 1 और 2 में चूज करेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 12 के लिए आपको बेसिकली 3 हटाना था, तो आप फिर वैसे करके देख रहे हैं कि 3 बोलने के लिए प्लेयर 2 होना बेटर है, यस। राइट? नहीं तो ये मतलब आपको, लेकिन ये जो ऊपर हमने जो स्टेप्स किए वो आपने फिर से पूरे किए, मतलब 15 बोलने के लिए फिर मुझे 12 बोलना है, 12 बोलने के लिए 9 बोलना है, राइट? नो सर, मतलब मैंने 3 से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया पर क्यों 3 से क्यों डिवाइड किया? सर, ताकि वो मैं आखिर में पहुंच जाऊं ना सीधा, क्योंकि हम हर वक्त 3 पर से प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं। तो वो क्यों, क्या रीजन है 3 से डिवाइड करने का, फिर से बोलिए। क्योंकि हम 3 हमेशा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एस से, हाँ, और हमें एस से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर उसका रीजन है एक। हमें फिर वो रिमाइंडर पता करना है। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको।
रिमाइंडर पता करने से क्या फायदा हो रहा है? सर हमें वो पता चल जाएगा कि हमें शुरुआत में क्या रखना है अपने पास। अच्छा, तो हाँ, तो आप फिर सपोज मुझे मेरा रिमाइंडर कुछ आ गया, आर आ गया, रिमाइंडर कुछ है आर, तो उससे आप कह रहे हैं कि मैं प्लेयर 1 और प्लेयर 2 डिसाइड कर लूंगा। सपोज रिमाइंडर 1 आ गया मेरे पास, यस सर। तो कैसे फिर आगे की जो लॉजिकल स्टेप्स है वो क्या है? सर अगर रिमाइंडर अगर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 है तो हाँ प्लेयर 1 होगा। यस सर प्लेयर 1 हाँ होगा। ठीक है, प्लेयर 1 क्यों होगा? सर प्लेयर क्योंकि प्लेयर 1 वो बना सकता है, उसके पास चॉइस है 1 और 2 का, वो प्लेयर 1 1 ले हाँ, लेगा। 1 ले लेगा, फिर क्या होगा नेक्स्ट? तो फिर जो वो हमने 10 के केस के साथ करा था वही वही हो जाएगा। तो उसको बोलिए ना, थोड़ा उसको अच्छे से प्रकट करो उसको, मतलब रिमाइंडर 2 आएगा क्या तब भी क्या प्लेयर होगा? 1 होगा। सॉरी, आपकी आवाज कट गई बीच में, मेरे को सुनाई नहीं दिया। सर रिमाइंडर 2 आएगा तब भी प्लेयर 1 होगा। नहीं, वो सब सही है, मैं तो कह रहा हूँ रिमाइंडर 1 है, तो क्या करें, क्या हम, व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी? रिमाइंडर 1 है तो प्लेयर 1 बनना चाहिए, आप कह रहे हैं। चलो मैं प्लेयर 1 हूँ, मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू? तो 4 तक पहुंचना है हमें। तो ठीक है, मेरे को 4 तक पहुंचना है, तो मैं प्लेयर 1 हूँ, मैंने 1 बोल दिया, फिर हाँ, नेक्स्ट क्या होगा? फिर वही फिर जो भी हमने 4 पहुंच गए, फिर +3 वाला हमारा डिजायर्ड मूव होगा। हाँ, तो +3 हम करते रहेंगे, फिर वो हमारा डिजायर्ड मूव है। तो जब भी ओपोनेंट अगर ओपोनेंट 2 बोले तो हमें 1 बोलना है, ओपोनेंट 1 बोले तो हमें 2 बोलना है। ठीक है, तो हमें +3 मिलता रहेगा ऐसे ही करके। हाँ, ओके, मैं तो शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तो रुक जाइए रुक जाइए, ये जो आप लोग कह रहे हैं वो सही है, बट हम लोग उस पे आते हैं अभी धीरे से। तो पहली बात तो हम लोग ये s = 15 वाला केस सॉल्व करते हैं। इसके लिए प्लेयर 2 सबने बोला, और लोग बोल रहे हैं, कई लोगों ने एक शॉर्टकट ही निकाल लिया जो पूरे एंड तक आंसर दे देता है, बट कई लोगों ने प्रॉपरली एक्चुअली बैक कैलकुलेट किया कि 15 के लिए क्या करना चाहिए। तो लेट्स लुक एट दैट बैक कैलकुलेशन। वो बैक कैलकुलेशन आप बहुत पहले ही रोक सकते थे। 15 बोलना है अगर आपको, तो आपका बैक कैलकुलेशन कहेगा कि आपको 12 बोलना चाहिए, राइट? बट वो तो आप अभी कंक्लूजन आपने निकाला कि अगर आपको 12 बोलना है तो प्लेयर 2 जीतता है, तो आप वहीं पे रोक सकते थे कंक्लूजन कि प्लेयर 2 को, आई शुड बी प्लेयर 2। तो इंडक्शन यहीं पे है कि आपने एक छोटा गेम का आंसर ऑलरेडी निकाल लिया, उससे आप एक बड़े गेम का आंसर निकाल रहे हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप उसको तोड़ रहे हैं ताकि कोई छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से वो बड़ी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन निकल जाए। तो आप यहीं पे रुक सकते थे कैलकुलेशन, पूरा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं थी, राइट? तो अब अगर मैं 14 के लिए पूछूं कि 14 के लिए कौन जीत रहा है, 14 के लिए सेम लॉजिक से 11 बोलना चाहिए हमको, बट 11 के लिए हमें आंसर पता है कि प्लेयर 1 है, और 13 के लिए सेम लॉजिक की 13 के लिए मुझे 10 बोलना है, तो मुझे पता है आंसर क्या है, प्लेयर 1 है। और अगर हम ये टेबल अब बनाते जाएं, ये टेबल को हम बड़ा करते जाएं, जो कि चलो मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, टेबल को अगर हम बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? जब भी S3 के होगा तो फिर प्लेयर 2 जीतेगा। एग्जैक्टली जब भी एस, क्योंकि अब नेक्स्ट 3 सेल हम जब भरेंगे 16, 17 और 18 वाले, तो लॉजिक उसका यही है कि 16 बोलना है तो 13 बोलना है, बट 13 बोलने के लिए तो हमें प्लेयर 1 होना चाहिए। पहले आपने नमे, या आई थिंक अगर मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, नमे, हाँ, तो पहले आपने जो लॉजिक दिया था वो सही नहीं था, मैं कि आपने एक बार बोला था कि अच्छा 10 जीत गया तो अगले फिर एक आगे बढ़ा दिया ऑल्टरनेट, वो गलत था। हाँ, वो सही, ये लेकिन सही है, क्योंकि अब हमें 17 बोलना है तो हमें 14 बोलना है, हम 14 बोलेंगे तो हम जीत जाएंगे, ये हम जानते हैं, और 14 बोलने के लिए हमें प्लेयर 1 होना चाहिए। तो बस इसी लॉजिक से अब हम ये टेबल पूरी भर सकते हैं।
और इसमें हमें एक पैटर्न दिख रहा है जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि 15 या सॉरी कहाँ गया, हाँ 15 18 जो 3 के मल्टीपल्स हैं उस पे ऐसा लग रहा है कि प्लेयर 2 जीत रहा है, और जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है उन पे ऐसा लग रहा है कि प्लेयर 1 जीतता है, जो कि आपने रिमाइंडर से भी एक्सप्लेन किया कि एसेंशियली आप उसका रिमाइंडर अगर 1 या 2 आता है तो प्लेयर 1 बन जाइए और 1 या 2 बोल दीजिए, और फिर आपके ओपोनेंट ने जो भी बोला नेक्स्ट टर्न पे उसका ऑपोजिट आप बोलिए, ताकि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्न्स का सम 3 आता रहे। ये आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी है, राइट? राइट। ये आप लोगों ने ही बताया मेरे को। इस श्लोक, इज दैट ओके? अब मैं 3 जो 0 आ रहा है उसके लिए समझ पा रहा हूँ, मैं 1 और 2 के लिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसे समझ रहा हूँ जैसे कि अगर 3 रिमाइंडर 0 है तो मैं बस स्टार्टिंग गेम बस मैं 3 तक ही ले रहा हूँ कि अगर मेरा S 3 तक है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला 1 और 2 बोलेगा तो मैं दूसरा बोल के जीत जाऊंगा। वैसे ही 3 के मल्टीपल्स होंगे तो मैं, क्योंकि मेरे को 6 चाहिए तो मेरे को 3 चाहिए तो मैं ऐसा करके जीत जाऊंगा। वैसे ही मेरे को अगर 9 चाहिए तो 6 चाहिए तो उसका निकाल चुका हूँ, तो मैं 0 के लिए समझ पा रहा हूँ। 1 के लिए मैं वैसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो रिमाइंडर अब हम 1 देखते और हैं 2 है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। वो एग्जैक्टली तो अगर आपको 16 करना होता, 16 का रिमाइंडर 1 है मॉड 3, तो श्लोक ने जो भी बोला आप 1 बोल दीजिए श्लोक। अगर आप 1 बोल देंगे तो अब आप सेम लॉजिक से अगर करेंगे तो आप 4 बोल पाएंगे, हाँ 1 प्लस सही 3 है। के सारे बोल पाएंगे। जो रिमाइंडर है वो डिजायर्ड मूव है हमारा। अच्छा हाँ हाँ, पूरे करके या सही है। 1 बोला फिर मैं 4 बोलूंगा, फिर 7 बोलूंगा, फिर 10 बोलूंगा, ऐसे चलता जाएगा। हाँ समझ गया मैं। ओके। और 2 बोला तो 2 से फिर मैं 5, 5 से 8, 8 से 11, और ऐसे चलता रहेगा। हाँ तो हमारी विनिंग स्ट्रेटेजी भी क्लियर है। या वी जस्ट स्टार्ट विथ एस। अब ये रिमाइंडर एक पता नहीं मुझे आप लोगों को मॉड पता है कि नहीं। स्टार्ट विथ लेट्स से एस इज 3 टाइम्स के प्लस आर, तो आर इज आइदर 0 और 1 और 2, राइट? एस इस फॉर्म का कोई नंबर है, तो स्टार्ट विथ r equal to 1 or 2, sorry, if r is equal to 1 or 2, you start as player 1 by saying r. लोग आप बता सकते हैं क्यों S इज इक्वल टू 3K प्लस R लिखा जा सकता है और R 0 1 2? बिकॉज हमारे पास नंबर 1 और 2 है, तो फिर अगर मतलब हमारे पास ए जो है वो 1 और 2 ही है। इसमें A और कहाँ से आ गया? छोड़ो, कुछ नहीं, बाद में पूछ लूंगा। सॉरी। हाँ, तो मतलब कोई जो भी रिमाइंडर है मॉड 3, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रिमाइंडर, या तो 3 से डिविजिबल होगा, या फिर वो 1 रिमाइंडर छोड़ेगा या 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। वो अगर 3 रिमाइंडर छोड़ेगा तो वो फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। So start as player 1 by saying R, and then you sort of, if player 2 says 1, you say 2, and if player 2 says 2, you say 1। तो ऐसे आप बस करते रहिए, तो आपका नेट इफेक्ट ये होगा कि नेक्स्ट टर्न पे 2 टर्न्स जब आप कंबाइन कर देंगे यहाँ पे, तो नेट इफेक्ट ये होगा कि आपको R+3 मिल जाएगा, बिकॉज आपने, आपके ओपोनेंट ने जो भी बोला आपने उसका ऑपोजिट बोला, और ये चीज फिर रिपीट हो जाएगी। यू विल जस्ट कीप रिपीटिंग, तो नेक्स्ट में फिर R+6 हो जाएगा। ऐसे करते करते इवेंचुअली ये R+3K पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारी विनिंग स्ट्रैटेजी। और अगर R इक्वल टू 0 होता है तो ये थोड़ी डिफरेंट है। देन वी विल बेसिकली स्टार्ट एज player 2, सो player 1 says 1 or 2, एंड देन हम लोग ऐसे ही बोलेंगे, वी से ऑपोजिट। सो यहाँ पे वी विल स्टार्ट एज player 2, एंड ये ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। सो हमारे केस में टोटल यहाँ पे 0 से 3 जाएगा, 3 से 6 जाएगा, और ऐसे करके इवेंचुअली 3K पे हम पहुंच जाएंगे।
तो यू गाइस शुड थिंक अबाउट दिस, बट आई थिंक आप में से ऑलमोस्ट सबको ये समझ में आ गया बिकॉज ये आप लोगों ने सजेस्ट किया। तो सर हम्म, क्या मैं 1 मिनट का टाइम ले सकता हूँ क्या इसको थोड़ा कंटेम्पलेट करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ समझ गया। राइट, तो या इस टेबल से अगर देखें तो बहुत ही आसान है कि ये 18 जो है ये पिछले 3 गेम पीछे का मांगता है, 17 अपने से 3 गेम पीछे के लिए मांगता है कि कैसे जीतेंगे, और 16 अपने से 3 गेम पीछे के लिए मांगता है। तो ऐसे ही हर नंबर अपने से 3 गेम पीछे के लिए मांगेगा। तो इसको अगर हम इंडक्टिवली लिखना चाहते हैं तो मैं अब ज्यादा फॉर्मली नहीं मतलब इसको सेटअप करता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो, आई एम नॉट श्योर आप लोगों को कितना मतलब फेमिलियरिटी है इन चीजों से। तो इंडक्शन आप लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा होगा या पहले देखा होगा आई सपोज, जैसे कि अभिषेक बताए थे उन्होंने नंबर थियरी आप लोगों को बताई थी लास्ट टाइम, तो नंबर थियरी की बुक में आप इंडक्शन काफी बार एनकाउंटर करेंगे। हमारा पहला असाइनमेंट ही था। हाँ, तो इंडक्शन में जैसे कि हमारे इस केस में हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है इंडक्शन से और आप ट्राई करना चाहते हैं, तो अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि 3k+1 और 3k+2 में प्लेयर 1 जीतता है और 3k में प्लेयर 2 जीतता है। इसको हम सॉर्ट ऑफ थोड़ा ज्यादा रिग्रेसली बोलना चाहते हैं, ऑल्दो ये जो हमने लॉजिकली आर्ग्यू किया दैट इज फॉर, आई मीन दैट इज, इफ यू कैन, आप अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो बाकी की चीज तो हो जाएगी, यही मेन क्रक्स है। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम स्टेटमेंट ये लिख देते हैं तो एस इज इक्वल टू जो भी एस इज इक्वल टू 3k+1 या 2। नहीं तो हम लोग पहले, चलो मैं ही स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं एक बार कि हमारा स्टेटमेंट ये है कि प्लेयर 1 इज विनिंग if s is 3k+1 और 3k+2। ऐसे लिख दीजिए 3 doesn't divide s और समथिंग लाइक दैट, या ठीक है आपकी मर्जी है। और प्लेयर 2 is winning if s is 3k, ठीक है, और यहाँ पे मतलब k is greater than 0 होल नंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, और इसको हम अगर इसके लिए हम कोई प्रूफ देना चाहते हैं इंडक्शन से, तो अब हम गेम, सो द वे वी विल डू इट मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को शायद ये पता ही होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि लेट्स से जो गेम में s, और लेट्स कॉल, लेट मी यूज दिस सिंबल, लेट्स से प्लेयर p of s denotes player winning when target total is s, देन बेस केस हम चेक करते हैं सबसे पहले इंडक्शन में कि जो हम क्लेम कर रहे हैं वो सबसे आसान नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं। तो इस केस में सबसे आसान नंबर तो 0 है, k को 0 रख दो। तो ये तो हम चेक ही कर सकते हैं, ये तो हमने चेक भी किया है कि प्लेयर p of 0 इज, सॉरी 0 नहीं, हाँ तो यहाँ पे शायद 3k+3 लिखना चाहिए बिकॉज 0 इज नॉट एन अलाउड टोटल इन द गेम। सो 0 रखते हैं, तो ये बात सही है कि प्लेयर p1 इज प्लेयर 1, या मैं यहाँ पे शायद p नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजन हो सकता है, तो इधर q लिख देता हूँ। So q of s denotes the player winning. So q of 1 is player 1, q of 2 is player 1 because player 1 बोल ही देगा वो दोनों नंबर, और q of W बना, 3 हमने देखा, Q के बजाय W बना दीजिए, बस ऐसे कह रहा हूँ नोटेशनली। तो w और w3 is player 2, ये तो you can just check
और नाउ वी विल डू द इंडक्शन स्टेप। तो इंडक्शन स्टेप ये होगा कि वी विल अज्यूम statement is true for k, so some integer k, and true for k plus 1। ये हमारा इंडक्टिव स्टेप होगा। तो हमें w ऑफ 3k plus 1 इस पे कमेंट करना है, because that is the corresponding statement for 3k plus 1। 3k plus 1 किन सम्स की बात करेगा? ये s इक्वल टू 3k plus 1 की बात करेगा, s इक्वल टू 3k plus 1 plus 2 की बात करेगा, और s इक्वल टू 3k plus 1 plus 3 की बात करेगा, राइट? तो ये अब हम कैसे बताएंगे, कैसे हम आर्ग्यू करेंगे कि ये प्लेयर 1 है, क्योंकि हमें ये साबित करना है। तो ये चीज हम एक्चुअली करके आए हैं अभी। अगर मैं इसका पूरा प्रूफ नहीं लिखूंगा, बट ये बात आप सॉर्ट ऑफ लॉजिकली लिख सकते हैं कि अगर हमें 3k plus 1 पहुंचना है, तो हमें 3k plus 1 पहुंचना है, क्योंकि उससे तीन पीछे यही होता है, राइट? सो बेसिकली प्लेयर 1 हम ये कैसे प्रूव करेंगे, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक सेकंड, इसका रीजन ये है कि प्लेयर 1 was winning for s equal to 3k, so player 1 uses that strategy, जो भी winning strategy है, to reach 3k, and then player 2 is forced to say, 3k plus 1 is forced to say 3k plus 2 or 3k plus 3, forced to make total। After which player 1 can say 3k plus 4, which is 3k plus 1 plus ठीक है। तो ऐसे ही करके आप बाकी के केसेस भी हैंडल कर सकते हैं, तीन पीछे कर करके, राइट? mod 3 ले लेंगे ना? हाँ, तो बेसिकली हो ये गया एग्जैक्टली हमारा स्टेटमेंट यही है कि अगर मॉड जो भी रिमाइंडर है वो डिटरमिन करता है कि कौन सा स्टार्टिंग प्लेयर, और वो आपने जो लॉजिक दिया वो बिल्कुल सही है कि mod 3 से आप स्टार्ट करो और +3 करते रहो, उससे दिखता है कि आप 3 ऐड कर रहे हो। तो बेसिकली इंडक्शन की फिलॉसफी, लिखा इंडक्शन हमेशा ऐसे जाता है कि छोटे प्रॉब्लम्स के लिए हमने कोई स्टेटमेंट माना, जैसे यहाँ पे हमने स्टेटमेंट माना k के लिए, और फिर हमने एक बड़ी प्रॉब्लम के लिए वो स्टेटमेंट प्रूव कर दिया। लेकिन हमने सोचा ऐसे नहीं था, हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट था कि mod 3 से आंसर आ रहा है, हम लोगों ने ऐसे थोड़ी सोचा था। जब हम इंडक्शन सोचते हैं तो हम उस बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और टूटते वक्त नेचुरली छोटी प्रॉब्लम्स का एनालिसिस आ जाता है, और एक बार हमें ये समझ में आ जाता है कि वो छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम यूज कैसे करेंगे बड़ी प्रॉब्लम में, फिर हम वो इंडक्टिव स्टेटमेंट लिख पाते हैं कि अच्छा ये हमारा गैस है। क्योंकि अगर कोई पर्सन ऐसे सोचे कि नहीं मैं एक बस स्टेटमेंट लिखूंगा और उस स्टेटमेंट से मैं गैस करके बता दूंगा कि बड़ी प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, तो ये लिखना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट इट इज नॉट इतना नेचुरल नहीं है ये लिखना कि रिमाइंडर mod 3 सडनली क्यों काम आएगा। तो इंडक्शन लगाने के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम लो, उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ो,
और वो ये सोचो कि छोटी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं कैसे यूज करूं। अगर मेरे को कोई सॉल्व करके दे दे छोटी प्रॉब्लम्स, तो मैं उसका सोल्यूशन कैसे यूज करूं वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक बार अगर आपको वो दिख जाए तो बाकी का काम तो हो जाएगा। वो लिखने का काम जो है वो एक तरीका, एक लैंग्वेज होती है, वो आप थोड़ा सा अगर 2-3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे। और ठीक है। सर हाँ ये मैं a इज इक्वल्स टू एनीथिंग करके कह सकता हूँ ना? अगर मेरा जैसे कि हम a इज इक्वल्स टू 2 लिए थे कि मैं नंबर 1 और 2 ही बोल सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं a इज इक्वल्स टू 3 लेता कि हम नंबर 1 2 3 बोल सकते हैं, तो फिर मैं उसको डिवाइड बाय 4 करता, राइट? हाँ, तो ये यही आपका सवाल है। जनरल ए और एस के लिए क्या रूल है? जनरल ए एंड एस, व्हाट इज विनिंग प्लेयर और विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको पता लगाना है। अब आप इमेजिन करिए कि आप ये किसी दोस्त के साथ गेम खेल रहे हैं, तो और ए की वैल्यू सपोज मैं 10 दे देता हूँ और एस की 100 दे देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसमें अगर आप ऐसे नहीं सोचते हैं तो आप कभी नहीं सोच पाएंगे, बिकॉज देयर आर जस्ट टू मेनी ऑप्शंस। आप एनालाइज नहीं कर सकते कि अच्छा अगर मैं 1 बोलूं तो मेरा ओपोनेंट क्या बोलेगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर वो क्या बोलेगा। बहुत ज्यादा समय लगेगा ऐसे करेंगे तो। बट हमें ऐसे नहीं करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास एक अच्छा तरीका है, बढ़िया। हम 100 पहुंचना चाहते हैं तो अब हम कहाँ पहुंचे next? मॉड 11। तो हाँ एग्जैक्टली, तो इस केस में मॉड 11 इज द मैजिक नंबर। तो आपको इन जनरल हर ए और एस के लिए आप एक इंडक्टिव प्रूफ लिखने की कोशिश करिए कि द रिमाइंडर ए प्लस। ओके, और आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। मैंने आज इतना ही प्रिपेयर किया था, तो आई होप ओवर टाइम नहीं गए हम। तो मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। या आई थिंक रफली 1 आवर 1.5 आवर 1 आवर 10 मिनट्स लगा। तो ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? क्या इंडक्शन हर एक चीज के लिए काम कर सकता है? हर एक चीज से क्या मतलब है? मतलब कि मेरा a और s अगर एक्चुअली क्वेश्चन मतलब मैं सुन मतलब हालांकि मतलब वो इससे मतलब है इससे रिलेटेड, बट हम जो मतलब हमको लाइक पहले जो असाइनमेंट मिली थी उससे भी थोड़ा रिलेटेड था। तो क्या इंडक्शन यानी इंटीजर्स पर भी काम करना चाहिए? इंडक्शन का मतलब ये होता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स को हम छोटी प्रॉब्लम्स यूज करके कैसे सॉल्व करें। तो उसमें इंटीजर्स पे भी काम करेगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी काम कर सकता है। उसका कोई डोमेन ऑफ एप्लीकेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। यूजुअली आप जब पहली बार देखते हैं तो आप सॉर्ट ऑफ, हाँ ये बात सही है कि हम रियल नंबर्स पे इंडक्शन लगाने में थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट दैट इजी। यूजुअली आप इंटीजर्स या कोई डिस्क्रीट काउंटेबल सेट पे लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक ऑर्डर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल दिया गया है तो वो आप इंडक्टिवली नहीं कर सकते। वो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोलना चाहिए। शायद कॉम्प्लेक्स नंबर जेई वाला टॉपिक आ जाता है। तो इंडक्शन लग तो कहीं पे भी सकता है, बट आई वुड से कि आप रैदर देन ये जानने की कोशिश करना कि इंडक्शन कहाँ लग सकता है, आप ये जानिए इंडक्शन कैसे लग सकता है। एक बार आपको वो समझ में आ गया ना, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है, जिधर दिख गया उधर लगा दो। नहीं, पर वो जो मतलब आप जो पूछ रहे हो जेड पे लग सकता है कि नहीं, आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट आप सोच रहे हो सही है। कौन सा स्टेटमेंट ओके। आप समझना चाह रहे हो कि जैसे एक घटिया सा स्टेटमेंट होता है इंडक्शन का, पी वन इज ट्रू, पी के इज ट्रू इम्प्लाइज पी के प्लस वन इज ट्रू एंड देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन। ऐसा एक होता है ना इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और हाँ। वीक इंडक्शन। वैसा ही कुछ आप जेड के लिए शायद बोलना चाह रहे हो। ओ आई सी आई सी। तो आप कह रहे हो अगर दो डायरेक्शन में, क्योंकि जेड में दो डायरेक्शन सॉर्ट ऑफ जीरो से निकलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए इंडक्शन।
तो आप इंडक्शन मॉड ऑफ द यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर पे आप ये बोल दीजिए कि p0 is true, pk is true, p minus k is true implies pk plus 1 is true and p minus k plus 1 is true. माइनस के माइनस वन Sorry, minus k minus 1 is true. तो yes, that will work. Basically वो एक इमेजिन कर देना, एक डोमिनो आपने छोड़ा जीरो पे और वो डोमिनो सारे इंटीजर्स, यूजुअली जब हम नेचुरल नंबर्स पे करते हैं होल नंबर्स पे, तो जीरो पे ट्रू है, फिर वो डोमिनो को मैंने गिराया तो सारे 1 2 3 4 5 के सारे के डोमिनोज गिर गए, मतलब वो प्रूव हो गए। अब इस केस में आपने वो डोमिनो गिराया तो वो दो साइड में चला गया कि वो जीरो से भी पॉजिटिव नंबर्स के लिए ट्रू हो गया और नेगेटिव नंबर्स के लिए भी ट्रू हो गया। हमने ये स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से कराया, हमने पिछले भी प्रूव कर दिए, बेस केस कर दिए, फिर जनरलाइज भी कर दिया, पिछले केस भी उसमें आ गए, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडक्शन हुआ। जो हमने प्रूव किया वो यस नहीं, हमने जो प्रूव किया, इफ आई एम करेक्ट, ये नॉर्मल इंडक्शन ही हुआ। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में होता ये है कि आप P1 P2 P3 P4 सब यूज करते हैं, मतलब यू अज्यूम द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर, यानी इस केस में W, द स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वैल्यूज लेस देन K एंड देन यू प्रूव इट फॉर K plus 1। वो मैन्युअली करते हैं कि केस? नहीं, मैन्युअली नहीं करते हम लोग। देखिए इंडक्शन का टेम्पलेट क्या होता है, वो मैंने सॉर्ट ऑफ अज्यूम कर लिया वो टेम्पलेट कि आपको पता होगा। तो इंडक्शन का टेम्पलेट ये होता है कि आप W बेस केस प्रूव करिए, वो 1 हो सकता है, आपका स्टेटमेंट कुछ भी, इस केस में स्टेटमेंट W है, तो आप W0 प्रूव करो, W1 प्रूव करो, डिपेंडिंग ऑन जो भी ज्यादा सेंसिबल और इजी है। फिर आप प्रूव करिए कि अगर मुझे पता होता कि W1 W2 W3 अप टू WK सबके लिए ट्रू है ये स्टेटमेंट, तो मैं WK plus 1 के लिए भी ट्रू है ये दिखा सकता हूँ। ठीक है, actually इसमें और हम जब नॉर्मल स्टेटमेंट कहते हैं उन दोनों में फर्क क्या है? नॉर्मल व्हाट यू नॉर्मल इंडक्शन वीक इंडक्शन में केवल k को ट्रू मान के k plus 1 करने वाला जो होता है, और इसमें जो पुरानी सारी हिस्ट्री ट्रू मान के जो करना है, उसमें फर्क पूछ रहे हैं क्या है। हाँ, तो वो फर्क जो अभिषेक ने बोला वही है। एक में आप सिर्फ K plus 1 के लिए आप सिर्फ K पे रिलाई कर रहे हैं वीक इंडक्शन में, और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में आप K plus 1 के लिए K पे भी रिलाई कर रहे हैं, K minus 1 पे भी रिलाई कर रहे हैं, K minus 2 पे भी रिलाई कर रहे हैं, K minus 3 पे भी रिलाई कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री पे रिलाई कर रहे हैं। बट k तो आर्बिट्रेरी इंटीजर है ना, तो वो तो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें 1 2 3 जितने भी तो कवर सब नहीं होंगे। कोई आपको एग्जाम्पल देके शायद समझाना नहीं, पड़ेगा, और एग्जाम्पल हाँ, आप रेडी नहीं होंगे, एग्जाम्पल मैं भी नहीं हूँ कि किस एग्जाम्पल से, और जो पढ़ने को दिया था वो तो किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो और समस्या आ जाती है। पढ़ा था तो सर। इसमें फर्क यहाँ पर है कि आप जब K के लिए कोई स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं, लेट्स से K plus 1 के लिए कोई स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं, तो वो प्रूफ करने में आपको स्टेटमेंट फॉर K अज्यूम करना पड़ रहा है, राइट? स्टेटमेंट फॉर K अज्यूम किया आपने, कुछ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया और मुझे साबित कर दिया कि K plus 1 के लिए भी ट्रू है। ये हो गया वीक इंडक्शन। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन में K plus 1 साबित करने के लिए आपने मुझे कहा कि K ट्रू है, K minus 1 ट्रू है और K minus 2 ट्रू है, या K मतलब जितना, लेट्स से 5-6 आपने और इंटीजर उसमें K माइनस या K by 2 भी ट्रू है, ऐसा आपने सब यूज किया और फिर बोला कि WK plus 1 ट्रू है। तो आपने पुराने इंस्टेंसेस में से एक से ज्यादा का इस्तेमाल किया है। जो इंस्टेंसेस आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिए उनमें से एक से ज्यादा इंस्टेंसेस का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग इंडक्शन बोला जाता है। आपको इतना मतलब फॉर ऑल पर्पसेस आप हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडक्शन ही लेके चलिए, कोई उससे कोई हार्म नहीं होता कि मैं ये कभी नहीं सोचना होगा आपको कि मैं वीक इंडक्शन यूज करूं या स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। वो नेचुरली प्रेजेंट होगा। आप जब प्रॉब्लम अटैक करेंगे आपको दिखेगा कि अच्छा मुझे छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। आपने अगर छोटी प्रॉब्लम सीख ली है, ये कुछ वैसा ही है कि आप क्लास में कोई पियानो सीख रहे हैं, अब आपने अगले दिन एक कॉम्प्लिकेटेड सॉन्ग बजाया, तो अब वो क्या सिर्फ पिछली क्लास पे डिपेंड करता है कि उससे भी पिछली क्लासेस पे डिपेंड करता है? और
आप कह सकते हैं कि अगर पिछली क्लास पे डिपेंड करता है, बट पिछली क्लास खुद पीछे वाली क्लासेस पे डिपेंड करती थी, तो वो बात सही है। ये कोई एक बहुत मतलब स्ट्रिक्ट डेलिनेशन नहीं दे रहे हम यहाँ पे, ये खाली एक जनरल सॉर्ट ऑफ रूल है। और मैथ में क्या होता है कि क्योंकि केवल पिछली क्लास याद रहती है, कई बार वो भी याद नहीं रहती, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ती है स्टोरी। तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस विल नॉट गो ऑन फॉर मोर देन 4 lectures. Strong induction, that is the problem. मतलब there are like जो examples we have to say for strong induction which are simple, right? Because अगर थोड़ा सा we don't want to take complicated examples. मतलब जैसे कि यूक्लिड्स जीसीडी आप जब करते हो तो उसमें आई थिंक एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंडक्शन ही बोल देंगे वो लोग उसको, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट द लास्ट इंटीजर प्रायर टू द वन यू आर एनालाइजिंग। पर वो थ्योरम पता नहीं है सबको। ठीक है, तो चलेगा। मतलब आप इतने डिटेल्स में मत खुद को खो जाइए, ये फिलॉसफी समझने की कोशिश कीजिए। तो आप एक 2-3 इंडक्शन के सवाल करेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि कुछ ये डिफरेंस एक सॉर्ट ऑफ बहुत शैलो सा डिफरेंस है, इसमें कुछ ज्यादा मीट नहीं है उस डिफरेंस में। और इंडक्शन जब हम सोचते हैं तो हम ये नहीं वरी करते कि हम कौन सा इंडक्शन लगाएंगे। वो हम जब प्रॉब्लम को एक बार हम ये कम, अगर हमारी ये जो विनिंग स्ट्रैटेजी है, कोई गेम ऐसा होता है जिसमें हमें 3 पीछे की विनिंग स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है और 6 पीछे की भी चाहिए होती, मतलब वो कुक करना पड़ेगा हमें ऐसा। तो अब आपको ये समझ में आ गया तो अब आप ये थोड़ी चिंता करेंगे कि मैं वीक इंडक्शन लगा रहा हूँ या स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। आपको समझ में आ गया बस। अब आप या उसको मतलब इन अ प्रूफ यू नेवर नीड टू स्टेट कि मैंने वीक इंडक्शन यूज किया या स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, यू जस्ट से इंडक्शन यूज किया। तो ठीक है, ये लाइक दिस वाज आई थिंक इंट्रोडक्टरी एग्जांपल। और आप जरूर मतलब खेलिएगा अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के साथ एंड जस्ट ट्राई टू सी व्हाट हैपेंस, कि कोई ए और एस के लिए अगर मैं ये गेम खेलूं किसी के साथ तो क्या होता है। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चंस? सिद्धार्थ आपके पास टाइम कितना है? मेरे पास एक नहीं, मेरे पास मे बी 5-10 मोर मिनट्स। ओके। सर, यस, तो ऐसे हम सोच रहे हैं तो हम गेम्स पे जनरलाइज कर सकते हैं कि किस टाइप के गेम्स का रिजल्ट हमेशा हम प्रेडिक्टेड कह सकते हैं। तो जैसे कि आप कोई गेम, अगर कोई गेम फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स में एंड होगा तो उसका रिजल्ट फिर तय हो जाता है कि या तो ड्रॉ होगा या प्लेयर 1 हमेशा जीतेगा या प्लेयर 2 हमेशा जीतेगा। हमेशा से मतलब है विनिंग स्ट्रैटेजी होगी, हमेशा जीतेगा गलत है। जैसे कि चेस का गेम ले लीजिए, अब चेस का गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कितने रूल्स हैं उसके। तो अब उसमें लेकिन हमें पता है कि वो गेम फाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब यू कैन नॉट प्ले मोर देन 1000 मूव्स या व्हाटएवर, yeah, you cannot play more than 1600 moves because 50 move rule है। 50 move rule ये बोलता है कि अगर 50 मूव तक कोई भी पैदा या कोई भी पीस कैप्चर नहीं हुआ है, कोई भी पैदा आगे नहीं बढ़ा, तो वो फिर ड्रॉ हो जाता है। ड्रॉ माना जाएगा गेम। तो शायद 1600 नहीं, जो भी मतलब एटलीस्ट आप 10,000 मूव से ज्यादा तो नहीं खेल सकते। इसका मतलब ये है कि अब प्लेयर 1 जो है, या तो वाइट प्लेयर के पास एक विनिंग स्ट्रैटेजी है, यानी देयर इज अ वे टू प्ले द गेम ऑफ चेस सच दैट वाइट प्लेयर जीतेगा।
नो मैटर क्या ब्लैक प्लेयर जो भी कर ले, देयर इज ऑलवेज सम वे फॉर व्हाइट प्लेयर टू विन, या फिर ब्लैक प्लेयर विंस। दूसरा ऑप्शन ये है कि व्हाइट प्लेयर कुछ भी खेले, ब्लैक प्लेयर ऐसा रिस्पॉन्स दे सकता है कि वो जीतता रहे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि टाई हो जाता है, देयर इज सम वे टू प्ले इन विच द गेम एंड्स इन अ ड्रॉ, जैसे कि टिक टैक टो में होता है। तो इन तीनों में से एक ही पॉसिबिलिटी अराइज करती है। लेकिन हाँ, अगर इन्फिनिट गेम्स है देन दिस स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी स्पूकी, ये सब जो हम कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन अगर फाइनाइट गेम है, यानी आप कोई भी गेम अगर क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे, तो उसमें से तीन में से एक ही चीज संभव होगी कि बेस्ट प्ले, अगर दोनों साइड्स ऑप्टिमली खेलें, बेस्ट तरीके से खेलें, तो ड्रॉ होगा, या प्लेयर 1 जीतेगा या प्लेयर 2 जीतेगा। पर ये जो फैक्ट है, ये खुद भी अपने आप में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक थ्योरम ही है कि जीरो सम, मतलब एक बार मान लेते हैं ड्रॉ नहीं होता, तो देयर इज ऑलवेज अ विनिंग स्ट्रेटजी, ईदर दैट लाइज विद प्लेयर 1 और दैट लाइज विद प्लेयर 2, प्रोवाइडेड गेम फाइनाइटली मेनी स्टेप्स में खत्म हो जाता है। दैट इज करेक्ट, बट वो अभी यहाँ पे, या इट विल बी टफ टू सॉर्ट ऑफ अभी एक्सप्लेन करना, बिकॉज गेम ट्री बनाना पड़ेगा उसके लिए। And that already requires, that in itself requires an inductive argument as far as I can tell. बट मतलब अगर देखा जाए तो अगर एक गेम है और वो फाइनाइट नंबर्स में है और ड्रॉ नहीं हो सकता है, मान के चल रहा है, तो या तो कोई जीतेगा कोई हारेगा ही ना। That's not the statement. The statement is there is a winning strategy, either that lies with player 1 or that lies with player 2. It's not just, we are not saying कि कोई एक प्लेयर जीत जाएगा, वो तो ही है, तो गेम के नियम में ही है। हम ये कह रहे हैं किसी एक के पास विनिंग स्ट्रेटजी है। विनिंग स्ट्रैटेजी होना और ये कहना कि प्लेयर 1 जीत गया, ये थोड़ा डिफरेंट है। प्लेयर 1 जीत गया क्योंकि प्लेयर 2 में अक्ल नहीं थी। विनिंग स्ट्रैटेजी होने का मतलब ये है कि प्लेयर 2 कुछ भी कर ले, प्लेयर 1 ही जीतेगा। फर्क है इन दोनों स्टेटमेंट्स। तो दिस इज ट्रू फॉर लाइक ऑल फाइनाइट नंबर ऑफ गेम जो, और हम अज्यूम करके चल रहे कि ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो वो जो हम बोल रहे हैं वो सही ट्रू है, बट इट्स नॉट, मतलब इतना सरल नहीं है उसको सिद्ध करना। लेकिन आपको आई डोंट थिंक अभी इस बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए। आप कोई गेम, एक एक्सप्लिसिट गेम आप एनालाइज करेंगे, आपके जब भी सवाल आएंगे, या आप जब मैथ में कुछ कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, कोई गेम को एनालाइज करने का सवाल होगा, तो उसमें एक गेम लिखा होगा कि इस गेम की बात करो, तो उस गेम में आपको दिख जाएगा कि हाँ, या तो प्लेयर 1 के पास विनिंग स्ट्रैटेजी है या प्लेयर 2 के पास क्या ड्रॉ है। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इनके इस गेम के वेरिएंट्स बनाने की, कि क्या ये, मतलब मे बी मैं प्लेयर 1 को एक ए दूं, A1, मतलब लेट्स से ए, प्लेयर 2 के लिए बी, मतलब द ऑप्शंस दैट दे हैव टू चूज नंबर्स फ्रॉम, दे आर डिफरेंट। कि प्लेयर 1 के लिए तो एक ही, द ओनली ऑप्शन इज टू ऐड 1 और 2, प्लेयर 2 के लिए इज टू ऐड 1, 2 और 3। तो कैन आई नाउ फिगर आउट how the game goes? It may be feasible, it may not be feasible, like it requires careful consideration। मतलब मुझे भी नहीं पता आंसर क्या आएगा अगर ऐसे हमने चेंज कर दिया तो। बट इतना तय है कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो होगी। हाँ, इतना तय है बिकॉज यू कैन, आप सिंपली एन्यूमरेट कर सकते हैं, मतलब आप एक बाई एक जा सकते हैं ना, कि अच्छा अगर मैं ये बोलूंगा तो वो क्या बोलेगा, फिर मैं क्या बोलूंगा, फिर वो क्या बोलेगा, ओ नहीं मैं तो हार जाता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला ब्रांच, फिर नेक्स्ट ब्रांच। तो आप सारे ब्रांचेस के आपके पास बहुत टाइम है, तो आप सारे ब्रांचेस के थ्रू चले जाओ। या तो आप पाओगे कि कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें प्लेयर 2 कुछ भी करे मैं जीतता हूँ, या फिर ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है, मैं कोई भी ब्रांच में मैं खेलूं, प्लेयर 2 के पास ऐसा ऑप्शन है कि मैं हार जाता हूँ। इनमें से एक में से दो ही चीज होगी। तो बट ये द मेन थिंग इज कि एक बड़े गेम या बड़े प्रॉब्लम को हमने छोटी प्रॉब्लम्स की मदद से सॉल्व किया, ये है इंडक्शन। अब वो ठीक है, लिखने के लिए थोड़ा अलग लिखते हैं और कहने को बहुत टाइप ऑफ इंडक्शन होते हैं,
तो एक चीज मैं आई थिंक लास्ट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंडक्शन बहुत पावरफुल टेक्निक है, और इवन इन द मोस्ट एडवांस्ड एरियाज ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस दिस इज यूज्ड, एंड दिस इज यूज्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मतलब वो एकदम वो जैसे गुटखा चबा के खाते हैं हम लोग भारत में, वैसे इंडक्शन यहाँ पे चलता है। और इंडक्शन कोई भी ऐसे नहीं सोचता कि मैं क्या स्टेटमेंट से चालू करूं, वो अपने आप निकल के आता है कि अच्छा इस स्टेटमेंट की जरूरत है मुझे। और कई बार तो ये होता है कि आपको कोई स्टेटमेंट साबित करना है, तो आप सोचते हैं कि मैं छोटे स्टेटमेंट्स की मदद से बड़ा स्टेटमेंट साबित कर दूं, लेकिन आपको ये रियलाइज होगा कि आपको छोटा स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं हो रहा है, मतलब इट समहाउ आपके पास और इट्स नॉट इनफ। तो आप उस छोटे स्टेटमेंट से भी एक स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट अज्यूम करते हैं कि मान लेता हूं ये भी ट्रू है, और मैजिकली ये होगा कि जो बड़ा स्टेटमेंट आपको प्रूव करना था वो तो प्रूव हो ही जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट है वो भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि तब तब इंडक्शन प्रॉपर्ली बैठेगा। और ये चीज बहुत ही ज्यादा अननेचुरल हो जाती है अगर आप ऐसे ना सोचें, बिकॉज आपको कोई सपना तो आ नहीं रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट से चालू करें कुछ प्रूव करना। तो बहुत सारे मतलब इंडक्शन का पावर काफी बार वहां से आता है कि आप जो स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है उससे भी स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट अज्यूम करो और फिर इंडक्शन की मशीनरी लगाओ। तो या इट्स अ फन, मतलब इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ थिंकिंग, और बहुत सारी चीजें इससे आप एनालाइज कर पाओगे, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सेकंड नेचर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आई थिंक मेरे एंड से तो बस इतना ही है फिलहाल के लिए। और आई डोंट नो आप लोग अपने मैथमेटिकल करियर्स में कहाँ पर हैं अभी। मे बी आई सपोज आप लोग सब जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो few in 1 or 2 years you will be going to some college or the other. So I just wanted to say this कि I know मतलब maybe you guys are interested in math, but unfortunately the current system doesn't like, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है इन चीज़ों पे सोचने के लिए, बिकॉज जेई की प्रिपरेशन में बहुत टाइम आपका जाता होगा, और प्लस अगर आपके पास डमी स्कूल नहीं है तो देन स्कूल में भी टाइम जाता है। बट एक बार आपके पास जब थोड़ा टाइम आए, आइदर व्हेन यू आर इन कॉलेज और इवन नाउ व्हेन यू हैव फ्री टाइम, आपको ये मैथ पे सोचना तो इसलिए चाहिए क्योंकि आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा नहीं, वो सबसे ज्यादा है, बट एक सेकेंडरी बेनिफिट ये है कि जब आप एक्चुअल में जॉब इंटरव्यूज देते हैं तब ये सब काम आता है। वो ना तो आपने जो जेई की पढ़ाई करी वो काम आएगी, ना आप जो आईआईटी के अंदर पढ़ेंगे वो काम आएगा, या जो भी कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे। और ये चीज समाव लोगों को समझ नहीं आती है। तो जेई आपको लगता है कि जेई क्रैक होके मैं आईआईटी चला जाऊं, तो आपको ट्राई कर ही रहे हैं, करो भी, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर जाके प्लेसमेंट का डेटा देखिए, आईआईटी मद्रास का शायद अभी आया था कुछ दिन पहले, अगर मैं करेक्ट हूं तो 6 LP, मतलब द प्लेसमेंट्स आर नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज यू गाइस आर थिंकिंग। द वर्ल्ड बहुत रैपिडली बदल रहा है, और क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज टेक योर टाइम टू डू दीज थिंग्स, और अगर आपको एंजॉयमेंट मिल रहा है इससे, देन नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स अभिषेक, और आई विल लॉग आउट देन। ठीक है, आई होप बाद में भी आप आते रहें, कुछ ना कुछ आपसे करवाते रहेंगे हम। ठीक है, सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, नो इश्यूज। Thank चलो you, फिर, sir. बेस्ट ऑफ लक गाइस। आई थिंक डोंट स्ट्रेस आउट टू मच, एंड चलो बाय बाय एवरीवन। चलो बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय, आई विल शेयर द नोट्स लेटर। हाँ बताओ, किसी को कुछ पूछना है? सर हम्म वो जब वो हम मतलब आपने जो असाइनमेंट दिया था ना इंडक्शन वाला, हम्म
वो रीड करने के बाद मतलब मैं क्वेश्चन पूछा था, मैं और रिची भी डिस्कस कर रहे थे। हम्म तो फिर उसमें मतलब रिची ने ऐसा स्टेटमेंट बोला था कि जो इंडक्शन जो है वो बस तभी जैसे कि मैं जो इंटीजर वाला तब भी पूछा था ना, ऐसे सोचने में तो मेरे को लाइक फिट बैठ रहा था कि अगर मैं जीरो ले लूँ और मैं अगर के लूँ और के प्लस वन के माइनस वन के लिए प्रूव कर दूँ, तो मैं देख सकता हूँ अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर वो के इंटीजर लेट से अगर सिक्स हुआ तो सिक्स प्लस वन सेवन के लिए हो जाएगा, फिर सिक्स माइनस वन फाइव के लिए हो जाएगा, फिर वो मतलब दोनों साइड से बढ़ता जाएगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। बट फिर मतलब फिर ऋषि भाई ने बोला था कि इंडक्शन बस उन्हीं के लिए मुझे पता नहीं, उन्होंने भी लाइक क्लेम किया था। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, मैं सोचा था आपसे ही पूछे थोड़ा। तो उन्होंने बोला था कि इंडक्शन उनके लिए ही पॉसिबल हो सकता है जिनके मतलब जिन सेट के ऊपर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल काम करता हो। बात सही है उनकी। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, जो सेट्स वेल ऑर्डर्ड हैं उन पे आप इंडक्शन यूज कर सकते हैं, पर जो आप कह रहे हैं वो भी सही है। दोनों साइमल्टेनियसली कैसे सही हो सकता है? आपका स्टेटमेंट ये है ना कि सपोज p0 is true, p is a function from z to 0, 1। हाँ p या तो ट्रू कह रहा है या फॉल्स कह रहा है। 0, 1 की बजाय आप ट्रू फॉल्स कर लीजिए कि p हर एक इंटीजर को ट्रू या फॉल्स वैल्यू असाइन कर रहा है। p0 ट्रू किसी ने बता दिया, और किसी ने ये भी बता दिया कि अगर pn is true, then pn minus 1 and pn plus 1 both are true. So that will show that every integer is getting assigned the true value। 0 पे ट्रू है तो 1 पे भी ट्रू है, -1 पे भी ट्रू है, हाँ फिर उससे आ जाएगा 2 पे भी ट्रू है, -2 पे भी ट्रू है, हाँ। 3 पे भी ट्रू है, -3 पे भी ट्रू है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट फिर वही बात आ जाती कि इंटीजर्स का सेट तो वेल ऑर्डर्ड नहीं है कोई बात मतलब। नहीं, आप अल्टीमेटली काम नेचुरल नंबर्स पे ही, अगर इस चीज को प्रूव करना है तो आप नेचुरल नंबर्स को ही यूज कर सकते हो। यू कैन से कि चलो ठीक है, आई कलेक्ट ऑल दोज नेचुरल नंबर्स n for which pn and p minus n are true। दिस इज हाँ माई सेट। ये सेट, इस पे मैं इंडक्शन लगा दूंगा। ये सेट में आई वांट टू शो एवरी नेचुरल नंबर इज देयर इन दिस सेट। सो 1 is there, clearly 1 is there, because you can just show base, उसको base case बोल लीजिए। Now you can use this inductive thing, if k is there then k plus 1 is also there in this new set। So every हाँ। natural, so ठीक है, you have the machinery of induction available only for well ordered sets, but how you apply it is not something that is contingent or constraining you। I mean, you can apply in very creative ways। बट अगर जैसे कि हम बात किए कि हम अगर जीरो के लिए हम अगर उसको प्रूव कर दे मतलब, हाँ अगर जीरो के लिए बेसिस मान के मतलब वो बेस स्टेप लेके अगर हम जीरो के लिए दिखा दे कोई चीज, और फिर के लिए ज्यूम करके के प्लस वन के माइनस वन के लिए भी दिखा दे हम, और फिर हम कह सकते हैं कि ये सारे इंटीजर्स के लिए सही होगा। बट ये पर्टिकुलर स्टेप जो हम लास्ट वाला स्टेप ले रहे हैं कि के लिए सी के प्लस वन एंड के माइनस वन के लिए भी सही है, तो ये पूरा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ही बनेगा। वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ही बनेगा, उसको मैं कैसे दिखा दूंगा? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स के लिए उसके पास आई ऑलरेडी हैव द प्रूफ ऑफ क्या बोलते हैं थ्योरम थी, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट ऑफ फाइनाइट इंडक्शन। उसका प्रूफ भी है हमारे पास कि अगर वन के लिए कोई चीज सही है, के और के प्लस वन के लिए भी सही है, तो जो प्रूफ दिया हुआ है कि हम टी एज्यूम कर लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट, और उसमें कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, वही फिर वो लीस्ट एलिमेंट जो होगा फिर वेल ऑर्डर से हम उसको लाइक हम ठीक है। उसको प्रूफ कर, या हम उसको प्रूफ, हम नेचुरल नंबर्स के लिए इंडक्शन का प्रूफ है हमारे पास। बट हम देखा जाए तो ये भी हमारी बात सही है कि के सही है तो के प्लस वन के माइनस वन के लिए सही है, तो दोनों साइड से बढ़ते हुए लाइक पूरा इंटीजर्स कवर हो जाना चाहिए। पर इंटीजर्स ही पूरा इंटीजर्स कवर होगा ये हम कैसे दिखा सकते हैं? तो उसी का तो प्रूफ दे रहा हूँ कि आप ये सेट कंसिडर करिए, द सेट ऑफ ऑल दोज नेचुरल नंबर्स for which set of all those natural numbers n such that pn and p of minus n both are true। ठीक है, हाँ हम कहेंगे कि इसमें सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं। दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। इफ यू शो दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर देयर इन दिस सेट, देन व्हाट डज दैट इंप्लाई? इससे क्या इंप्लाई होता है कि p of n is true for all नॉन जीरो इंटीजर्स। इतना तो सिद्ध हो जाता है। ये सेट बनाया ही ऐसे गया था।
those natural numbers for which Pn and P minus n are true. हाँ ठीक है, अगर आप ये शो कर दो ये इस सेट में सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये शो हो हाँ जाएगा कि हर एक नॉन जीरो इंटीजर के लिए तो कम से कम P ऑफ दैट इंटीजर इज ट्रू। हाँ, पर जीरो को तो बेसिस स्टेप ले ही जीरो लिए आप अलग से कर लीजिए शो, तो फिर सारे इंटीजर्स के लिए हो गया, यही है। हाँ वो कर सकते हैं, वही डाउट था। हाँ तो ये लिख के भेजा करिए ना, वो जब लिखा हुआ है ग्रुप पे प्रॉपरली कि क्वेश्चन को लिख के भेजना है, लिख अरे के मैं भेज पूरा देंगे तो डिस्कस सही रहेगा। हाँ क्या था मैं लाइक क्या क्या पूरा मतलब मैसेज में अच्छे से फॉर्मेट करके लिख के भेजा था वो। हाँ मैं दो बार बार जब मैं बोल रहा था तब मैंने वो अच्छे से नहीं लिखा था, जब पहली बार में सही लिखा था मैंने। नहीं तो मैसेज तो आप वो रनिंग आपके डिस्कशन में वो मुझे नहीं दिखेगा, पर आप जैसे आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप ऑर्गेनाइजर को भेज दिए, वो मुझे भेज देंगे। श्योर राइट। डिस्कशन से कोई चीज़ सॉल्व हो जाती है ठीक है, अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर आप उसे अच्छे से लिख करके ऑर्गेनाइजर को भेजिए। हाँ ठीक है, यही उसमें लिखा हुआ है पिंड मैसेजेस में और मीमांसा के अनाउंसमेंट ग्रुप में। वो पढ़ा है मैंने। हम्म, हमने और जो किसी गेम को खेली तो उसको मैं लाइक वैसे भी मैं उसको मतलब उसके अलग अलग वेरिएंट्स बना के भी ट्राई कर सकता हूँ राइट, किसके अलग अलग वेरिएंट्स? जो आज हमने गेम खेली। हाँ बिल्कुल, जरूर करिए। हाँ और सर हम्म और वो जो लाइक असाइनमेंट के क्वेश्चंस थे हम्म उसके लाइक दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, वो तो वो हालांकि लग रहा है लाइक मुझे आइडिया है काइंड ऑफ कैसे हो जाएगा, वो मैं ट्राई कर लूंगा, पर वो डबल वन ट्रिपल वन उसका मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। श्योर। ठीक है, तो इस बार नए प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा हूँ, हाँ इसको ही कंप्लीट कर लीजिए, एक हफ्ता और है, डिस्कस भी कर लीजिए ग्रुप पे जो भी करना है। हाँ ठीक है, और रीडिंग मटेरियल एज सच तो यही जो दिया हुआ है उसको ही ठीक से पढ़ लीजिए। आप डिवीजन एल्गोरिथम वाला पढ़ लिएगा, सेक्शन 2.2। डिवीजन नहीं पढ़ा मैंने सेक्शन बस 2.2 दिया था ना, वो देख लीजिएगा, बहुत सॉरी। उसमें प्रॉब्लम्स भी तो दी हैं। हाँ मैंने बस वो बाइनोमियल और इंडक्शन पढ़ा था और फंक्शंस के और वो असाइनमेंट किए थे। तो जो बचा रह गया है वो इस हफ्ते कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, और आपको भी किसी को, भरोसा हाँ क्या करें? आपको भी भरोसा नहीं है क्या कि सेक्शन 4 सेशन ज्यादा चल जाएगा? वो तो नहीं चलेगा, पर कोई बात नहीं। भरोसा क्यों नहीं? ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ ना, मैं आप बताइए। सर प्राइवेटली कर सकते हो एक बार? ठीक है, फिर सबको चले जाने दीजिए। ठीक। ठीक है श्लोक, फिर आप जा रहे हो? जी सर। ऑल राइट, नेक्स्ट वीक। जी सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ सर, एक तो ये सेशंस अभी 2025 के लिए कंडक्ट हो रहे हैं। ये कोई एग्जाम प्रेप के लिए होने